तो हम इसको जल्दी जल्दी 20 मिनट में पढ़ा देते हैं। ओके, प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको मौर्योत्तर काल में जो विदेशी राजवंशों ने भारत पर आक्रमण कर पश्चिम के भूभागों पर अधिकार किया और उस पर शासन किया, उनका भारतीय राजाओं के साथ क्या संबंध था, या वे भारत में आकर किस तरह के योगदान दिए, उनकी क्या महत्ता है, उसके बारे में बताएंगे। मौर्योत्तर काल में हमने आपको बताया था भारतीय राजवंश और विदेशी राजवंश। जिस समय मौर्य राजवंश भारत से समाप्त हो गया, विनष्ट हो गया, और मगध पर ब्राह्मण वंश के शुंग राजवंश की सत्ता आई, उनके बाद फिर कण्व, फिर सातवाहन राजवंशों की सत्ता आई। इन्हीं लोगों के समय में ही पश्चिम भारत पर यूनानी आक्रमण, फिर शक आक्रमण, पहलव आक्रमण और कुषाण आक्रमण हुए। ये सारे लोग इन लोगों के समकालीन थे। भारत की एकता में आई हुई कमी का लाभ उठाकर ये लोग भारत के पश्चिमी भूभागों पर आक्रमण कर उसे जीतने में सफल रहे। भारतीय राजा जो मौर्यों के समय चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और वे क्षेत्रीय राजा के रूप में तब्दील हो गए। जैसे शुंगों के समय मगध साम्राज्य एक तरह से चक्रवर्ती तो रहा, लेकिन कण्वों के समय मगध एक क्षेत्रीय राज्य बन गया। इसी तरह आंग्र सातवाहनों के समय भी मगध एक क्षेत्रीय राज्य बन गया, यानी आंग्र सातवाहन दक्षिण में ही सक्रिय हुआ करते थे। जिस समय ये राज्य क्षेत्रीय राज्य बनना शुरू हुए अपनी परिस्थितियों और कारणवश, उसी समय फिर से विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ। और पहला विदेशी आक्रमण जो मौर्योत्तर काल में होता है वह भी यूनानी ही था। ध्यान रहे कि मगध पर जब हर्यकों की सत्ता थी, फिर शिशुनाग लोगों की सत्ता आई, फिर नंद वंश की सत्ता आई, तो उस समय भी यूनानी आक्रमण ही हुआ था। मौर्यों के अत्यंत शक्तिशाली होने के नाते एक लंबे समय तक भारत उनकी चक्रवर्ती स्थिति से डरकर भारत पर, या एक लंबे समय तक भारत विदेशी आक्रमण से या यूनानी आक्रमण से बचा रहा। लेकिन जैसे ही मौर्य राजवंश समाप्त हुआ और शुंग वंश आया, तुरंत फिर से यूनानी आक्रमण भारत पर हुआ और यूनान के राजाओं ने एक बार पश्चिम भारत पर आक्रमण करके मगध पर हमला किया। यद्यपि ऐसा बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने अयोध्या के समीप यूनानियों को कहीं बुरी तरह से परास्त किया, जिसमें लाखों यूनानी सेना मारी गई। एक बार से यूनानी फिर से भागे और शुंगों के समय जो यूनानियों का आक्रमण हुआ था, उस समय वो लोग भारत की सीमा को बहुत ज़्यादा अतिक्रमण नहीं करने पाए थे। लेकिन शुंगों के बाद उन लोगों ने, या शुंगों के आगे उत्तरवर्ती शुंगों के समय उन लोगों ने भारत पर आक्रमण किए और पश्चिम भारत में उन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित करने में भी सफलता पाई। इसमें आप देखेंगे तो यूनानी राजवंश में पहले राजा, कुछ प्रसिद्ध राजाओं की चर्चा होगी, उसमें एंटियार्किडस और डेमेट्रियस कुल का एक यूनानी शासक मेनेंडर होता है। इन दोनों लोगों के बारे में हम आज आपको पहले यूनानी राजाओं के बारे में बताएंगे, फिर इसी तरह से शक, पहलव, कुषाणों के बारे में बताएंगे। ठीक, ये मौर्योत्तर काल में जो भारत पर, पश्चिम भारत पर आक्रमण हुआ था यूनानी, शक, पहलवों और कुषाणों का, और पश्चिम भारत में वे सफल भी थे। इस समय चक्रवर्ती भारतीय राजा धीरे धीरे क्षेत्रीय स्थिति को प्राप्त हो गए थे। तो उन समय स्थिति क्या है वही आपको आज बताने वाला हूं। इससे पहले देख लीजिए एंटियार्किडस, जो यूनानी राजवंश का पहला, यूनानी राजवंश के शासक में इसको हम पहला शक्तिशाली शासक मानते हैं, एंटियार्किडस। ये एंटियार्किडस जो था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। एंटियार्किडस की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, यानी एक लंबे समय तक शुंगों ने अभी भी भारत को चक्रवर्ती बनाए रखा, लेकिन उत्तरवर्ती शुंगों के समय
यानी शुंग राजवंश में आगे चल कर के राजा इसे या देश को एक नहीं बनाए रख सके, और धीरे धीरे वे भी यद्यपि बड़े भूभाग के राजा थे लेकिन पश्चिम भारत के आक्रमण को रोकने में असफल रहे। ऐसी परिस्थिति में यूनानियों ने पश्चिम भारत में आक्रमण कर उसे जीत लिया। आप देखते हैं कि तक्षशिला यूनानियों के अधिकार में चला गया। तक्षशिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला वो यूनानियों के अधिकार में चला गया और एंटियालकिडस की राजधानी तक्षशिला ही बनती। लेकिन एंटियालकिडस कहीं न कहीं भारतीयों से भयभीत रहता था, इसलिए एंटियालकिडस ने उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया, बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया। और इसी नाते एंटियालकिडस ने, मैंने शायद शुंग वंश में पढ़ाया भी है कि शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र जो कि विदिशा से शासन करते थे, ठीक, विदिशा से पहले शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र होती थी, लेकिन ये अभी पाटलिपुत्र उनके अधिकार में, भागभद्र के अधिकार में था, लेकिन शासन ये विदिशा से करते थे, मध्य प्रदेश से। तो उनके विदिशा दरबार में एंटियालकिडस ने हेलियोडोरस नाम का अपना राजदूत भेजा। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है शुंग वंश में। हेलियोडोरस यहाँ आकर के हिंदू धर्म से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने भागवत धर्म या हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और भगवान विष्णु के वाहन गरुण के सम्मान में उसने गरुण स्तंभ की स्थापना करवाई। ये गरुण स्तंभ जो है हिंदू धर्म या सनातन धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य या भागवत धर्म का पहला अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, वही चीज़ यहाँ, ये वही एंटियालकिडस है और इनकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक। और इनका कार्य जान लीजिए, जो कार्य इन्होंने किया, अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के दरबार में भेजा। के विदिशा राज दरबार, विदिशा राज दरबार में भेजा, ठीक। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म, मैंने पीछे भी इसको बताया है, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। ठीक, गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म या भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। ये आपके सामने है, ठीक। दूसरा जान लीजिए, दूसरे शासक जो हैं
वो है मेनेंडर। मेनेंडर ये दूसरे यूनानी शासक हैं और इनकी राजधानी होती थी सियालकोट। सियालकोट या शाकल। इनकी राजधानी सियालकोट या शाकल थी। इन्होंने बौद्ध विद्वान नागसेन से बौद्ध धर्म पर चर्चा परिचर्चा की और उनके प्रश्न उत्तर से संतुष्ट हुए। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इन दोनों लोगों के बीच, बौद्ध विद्वान नागसेन और मेनेंडर के बीच जो वार्तालाप है, इस पर नागसेन ने मिलिंद पन्हो नाम का एक ग्रंथ लिखा है। मिलिंद पन्हो नाम का एक ग्रंथ उसने लिखा है। ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेनेंडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तथा बौद्ध विद्वान नागसेन से बौद्ध धर्म के विषय में गहन चर्चा की। इसी वार्तालाप पर नागसेन ने मिलिंद पन्हो नाम का ग्रंथ लिखा। नामक ग्रंथ लिखा। ऐसी चालू करो। इसी वार्तालाप पर जो है नागसेन ने मिलिंद पन्हो नाम का ग्रंथ लिखा। ठीक, ये आप यूनानी राजवंश के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रहे, आगे चलकर या कालांतर में यूनानी राजवंश के कमजोर पड़ जाने पर शकों ने पश्चिम भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। शकों ने एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया और शकों के प्रसिद्ध राजा होते हैं रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। ध्यान रहे, ये जूनागढ़ जो है ये गुजरात में एक वो है जिला है और उस पर गिरनार एक पर्वत है। गिरनार पर्वत पर एक अभिलेख इन्होंने लिखवाया था। ये अभिलेख पहले से विद्वान था, पहले से विद्यमान था। इस अभिलेख पर पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य के सुदर्शन झील की चर्चा की गई। सुदर्शन झील पहले से ही ये विद्यमान है। उसके बाद इसी पर इन्होंने अपनी चर्चा की है। इन्होंने भी इस पर लिखवाया। फिर इसके बाद आगे चलकर के गुप्त राजाओं ने भी इस पर कुछ न कुछ लिखवाया। तो उसमें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो पहला संस्कृत अभिलेख माना जाता है। इसके पहले के जो अभिलेख अशोक के हैं वो पाली या प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी या खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में पाए जाते हैं और उनकी भाषा प्राकृत या पाली थी, खासकर विशेषकर पाली। लेकिन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख भारतीय अभिलेखों के इतिहास में पहला संस्कृत का लिखा गया अभिलेख है। ठीक, जो गुजरात के गिरनार पर्वत पर स्थित है। इस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील का निर्माण वहां करवाया था उसकी चर्चा है। फिर बाद में उसके टूट जाने पर सम्राट अशोक ने उसे बनवाया, उसकी चर्चा है। फिर स्वयं इस रुद्रदामन ने उसे बनवाया, उसने चर्चा किया कि मेरे पहले दो लोग इसके जीर्णोद्धार करा चुके हैं और बनवा चुके हैं। उसके बाद फिर कालांतर में जब गुप्तों का शासन आया तो गुप्तों ने भी जो उस पर नीचे लिखवाया
कि इन्होंने फिर बाद में इसे जीर्णोद्धार कराया। ऐसी तमाम चीज़ें गिरनार पर्वत पर लिखी सुदर्शन झील की चर्चा इस पर है। तो हम लोग अब ये जो आपने देखा इसे मिटा देते हैं यूनानी राजवंश के बारे में, और अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं शक वंश की, शक राजवंश की। अब यहां आप लिख सकते हैं शक राजा या राजवंश। दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन। प्रसिद्ध राजा इनके हैं रुद्रदामन। ठीक, ये जूनागढ़ से या गुजरात से शासन करते थे, पश्चिमी क्षत्रप थे। ठीक, तो इसमें आप लिख दीजिए रुद्रदामन। रुद्रदामन अपने जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के लिए जाने जाते हैं। ये अपने जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के लिए जाने जाते हैं। ये अपने जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख के लिए जाने जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। ये जूनागढ़ अभिलेख जो अभी हमने आपको बताया गुजरात में है ना। विशेषता क्या है इसकी? विशेष जूनागढ़ ब्रैकेट में गुजरात। ठीक, जूनागढ़ संस्कृत का या संस्कृत भाषा में लिखवाया गया पहला अभिलेख। संस्कृत भाषा में लिखवाया गया पहला अभिलेख। ठीक, ध्यान रहे। विषय, इसका विषय क्या है ये जान लीजिए। इसका विषय है सुदर्शन झील। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसके टूट जाने पर, इसके टूट जाने पर अशोक ने अपने गुजरात प्रांत के प्रशासक तुषास्प से इसका जीर्णोद्धार कराया। पुनः टूटने पर स्वयं रुद्रदामन
ने अपने खर्च से अपने निजी धन से अपने सरदार या प्रशासक सुविशाख से इसे बनवाया। गुप्तों के समय प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने से इसे पुनः जीर्णोद्धार कराया। ये रहे, ध्यान दीजिए, और भी इस पर कुछ है। इस अभिलेख पर रुद्रदामन ने भारत के स्वयंवर प्रथा का वर्णन किया है। इस अभिलेख पर रुद्रदामन ने भारत के स्वयंवर प्रथा का भी वर्णन किया है, सूर्यदर्शन झील का वर्णन किया है। ये सारी चीज़ें उसने संस्कृत में लिखवाया है रुद्रदामन, उसने जूनागढ़ अभिलेख में। एक चीज़ यहाँ आप नोट में लिख सकते हैं, शकों ने भारत में शासन हेतु क्षत्रपी प्रणाली क्षत्रपी प्रणाली का विकास किया था इन लोगों ने, अर्थात अपने अपने प्रांतों के शासकों के लोग क्षत्रप कहते थे और अपने पुत्रों को शासन में या युवराज को शासन में पूरी तरह से भागीदारी देते थे। ये रहा आपका विदेशी राजवंश में शक। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पहलव और कुषाण। अब आप देख लें पहलव। इस वंश के संस्थापक गोंडोफर्निस थे। ठीक, इस वंश के संस्थापक गोंडोफर्निस थे और इन लोगों का भारत में कोई विशेष योगदान नहीं है, इसलिए हम लोग तत्काल पहलवों के बाद कुषाणों पर पहुंचते हैं। कुषाण संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। भारत में प्रवेश करने वाले विम कड़फिसेस।
विम कटफिसेस ने ही भारत में स्वर्ण सिक्का चलाया। ठीक, जबकि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कहीं भी सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यवनों ने चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए। ठीक, ये तो हो गए कन्फ्यूशियस। इसमें सबसे प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क होते थे, इसलिए हम लोग थोड़ा कनिष्क के बारे में पहले जान लें। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा। ठीक, राजधानी पेशावर एवं मथुरा। राजधानी इनकी पेशावर एवं मथुरा होती थी। धर्म महायान बौद्ध। इन्हीं के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई। इसी संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बटा। ठीक, योगदान कनिष्क ने चीन को हराकर रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। कनिष्क का एक ये योगदान है। नंबर 2 योगदान देख लीजिए कनिष्क का। एक तो इसने रेशम मार्ग या सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया, चीन को परास्त किया। एक इसका ये योगदान। दूसरा, या शक संबत चलाया।
इसकी तिथि 78 ईस्वी है। अर्थात विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्लस 78 ईस्वी बराबर 135 वर्ष का अंतर शक और विक्रम संवत के बीच है। महीनों के रूप में चैत, वैशाख, ज्येष्ठ से शुरू होता है। मेघनाथ साहा कमेटी की रिपोर्ट के बाद को स्वीकार कर सरकार ने इस संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकारा। ये रहे शक, पहलव, कुषाण, यूनानी राजा, इन राजाओं का योगदान, ये सारी चीज़ें आपको सामने हैं। आज बस इतना ही। नेक्स्ट हम जब आपको पढ़ाने आएंगे तो अब मौर्योत्तर काल के बाद आते हैं गुप्त राजाओं के शासन। हम गुप्त राजवंश के बारे में आपको पढ़ाने आएंगे। आज बस इतना ही। ये चीज़ें आपके जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनकी जानकारी सदैव अपने दिमाग में रखिए तथा हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू क्लास।